हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है मनीष उपाध्याय और हम यहाँ पे कर रहे हैं आईसीटी एमपी पीसीएस के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस को। और आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 7, जिसका नाम है ई गवर्नेंस या ई शासन। अब जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो चैप्टर में हम देखेंगे कि भाई ई शासन क्या है, ई शासन से रिलेटेड इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या इसका अनुप्रयोग है, इसके फ़ायदे क्या हैं। हम पहले उन सेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे। वजह क्या है कि कई बार आपसे वैसे तो देखा जाए तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि भाई स्टार्ट कहाँ से हुआ, जो प्रमुख प्रमुख योजनाएं हैं इससे रिलेटेड, ई शासन से रिलेटेड, उनसे प्रश्न को पूछ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है। क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि भाई ये जो उद्देश्य है इनमें से कौन सा उद्देश्य कोई ये फुलफ़िल करता है, कौन सा उद्देश्य फुलफ़िल नहीं करता है। टाइप हैं ई गवर्नेंस, हम उनको भी कवर करेंगे। फिर राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या योजनाएं चल रही हैं ई गवर्नेंस के लिए, उनको कवर करेंगे। और फिर हमारे एमपी में क्या क्या योजनाएं हैं ई गवर्नेंस के लिए, हमको उनको कवर करना है। तो इतना सारा कुछ कवर करेंगे। फिर हमारा उद्देश्य होगा कि हम लास्ट में क्या करें, हम कुछ 5, 6, 7, 8 कुछ क्वेश्चंस भी एमसीक्यू वाले करेंगे, ताकि हमको एक आइडिया लग सके कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप के रहते हैं। स्टैंडर्ड हम एमपीपीएससी का ही रखेंगे। देखो यूपीएससी का तो स्टैंडर्ड रखने का कोई इसलिए फ़ायदा नहीं है, वो एक अलग तरीका होता। हम ये कह दें कि भाई हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो एमपीपीएससी तो निकल ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एमपीपीएससी के लिए तैयारी करें तो ही एमपीपीएससी निकलेगा, यूपीएससी के लिए करें तो यूपीएससी निकलेगा। दोनों में बड़ा अंतर है। अब वो क्वेश्चन होते हैं एनालिटिकल और ये होते हैं फैक्ट बेस्ड। सो हम एमपीपीएससी का ही यहाँ पे लेवल लेके चलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई आखिर ई गवर्नेंस क्या है। ई का यहाँ पे मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, और गवर्नेंस का मतलब है सरकार का कामकाज होता है, सरकार जो अपनी सर्विसेज देती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सरकार कोई सर्वे सर्वा है, भगवान है सरकार। सरकार बस एक ये मान लीजिए कि जितनी भी सर्विस देने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट है। और वो जो अपनी सर्विस देती है उस सर्विस को ही हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। वो हमको जो सुविधाएं प्रदान करती है वही गवर्नेंस कहलाती है। अर्थात कैसे वो सर्विसेज को मैनेज करती है, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये सभी किसका हिस्सा आता है, ये गवर्नेंस का हिस्सा आता है। ठीक है। और ई का यहाँ से मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, मतलब यहाँ पे इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ किया जा रहा है गवर्नेंस में तो इसको हम क्या कहेंगे, ई गवर्नेंस कह देंगे। इसका सीधे सीधे मतलब हो गया कि प्रशासन में ई शासन या ई गवर्नेंस तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। शासन एवं प्रशासन में सूचना तकनीक का प्रयोग। शासन शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको आप ऐसे कहिए, शासन ब्रॉड है, प्रशासन उसका छोटा हिस्सा है। तो ऐसे मान के चलिए शासन मतलब जो नेता लोग कर रहे हैं वो आप उसको मान के चलेंगे कि ये शासन है। प्रशासन क्या है, जो अधिकारी लोग करते हैं। सर्विसेज दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने तरीके से अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अब मूल उद्देश्य क्या है, तो मूल उद्देश्य जनता तक सुविधाएं पहुंचाना है, उनकी सेवा करना है। अब सेवा करने के लिए भी उस सेवा को लोगों तक सही तरीके से पहुंच जाए उसके लिए अलग अलग सेक्टर हैं। तो जहाँ पे आपका नेता लोग काम करते हैं उस सेगमेंट को शासन, और जहाँ पे अधिकारी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस ये जो लोग काम करते हैं उसको प्रशासन कहा जाता है। ठीक है। तो अगर इसमें हम आईटीसी या फिर हम कहें सूचना तकनीक या फिर हम कहें मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग करेंगे तो इसको हम ई शासन या ई गवर्नेंस के नाम से जानेंगे। अब द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन हुआ 2005 में और उसकी 11वीं रिपोर्ट आई। तो उसमें भी इसको व्याख्या किया गया, ई शासन की परिभाषा दी गई और उन्होंने कहा कि भाई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार को स्मार्ट बनाने को क्या कहते हैं, शासन कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, प्रशासनिक आयोग 2005 के अनुसार
आईसीटी के माध्यम से सरकार को स्मार्ट बनाना ई शासन कहलाता है। तो उतने की ज़रूरत नहीं, इससे काम चल जाएगा। तो ये रहा इसका, हमने अलग अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश करी। शासन में और प्रशासन में हमने एक मूलभूत तरीके से अंतर करने की कोशिश भी करके देखी यहाँ पे। अब बात आती है कि भाई ई गवर्नेंस के स्तंभ क्या हैं। तो अगर हम बात करें ई गवर्नेंस के कितने 4 स्तंभ होते हैं। अब 4 पिलर्स हैं ई गवर्नेंस के। भाई एक तो अगर लोग नहीं होंगे तो आप शासन किस पे करेंगे। आप अकेले जंगल में चले जाइए और वहाँ कहिए कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तब आपके पास शासन करने के लिए कोई है ही नहीं, तो किस बात के राजा हैं आप। इसका मतलब लोग। फिर दूसरा होता है प्रक्रिया, मेथड वहाँ पे बहुत काम करता है। बिना मेथड के भाई कैसे, अब जिसका मन आया, कोई आया नमक डाल गया, कोई आया मिर्च डाल गया, कोई अब यहाँ पे हमने एक तरीके से काम किया, दूसरी जगह दूसरे तरीके से काम किया। हर बार अगर हम पैटर्न बदलेंगे तो ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, लोग स्तंभ हैं नंबर 1 लोग, फिर दूसरा क्या है प्रक्रिया, मेथड है होता है कि हर एक काम को करने का। फिर होती है तकनीक, ई का मतलब ही होता है प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। और फिर भाई जब हमने बात कर ली तकनीक की या प्रौद्योगिकी की, फिर हमारे पास नंबर 4 आता है संसाधन। क्यों, क्योंकि असल में जो सर्विस गवर्नमेंट दे रही है वो क्या है, तो संसाधनों का एक सही तरीके से लोगों में बंटवारा हो जाए, यही तो गवर्नमेंट का काम है, यही तो गवर्नमेंट की सर्विस है। बाल काटने थोड़ी ना आ रही है गवर्नमेंट। तो असल में है क्या, जो भी संसाधन है उन पर लोगों का एक उचित अधिकार हो सके, ये सर्विस प्रोवाइड करना ही सरकार का काम है। और इसी को हम सरकार की सर्विस कह रहे हैं और इसी को हम गवर्नेंस कह रहे हैं। और इसलिए क्या हो जाएगा, लोग होंगे, प्रक्रिया होगी, उसमें तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, लोगों के बीच में, तो लोगों के बीच में संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यही 4 स्तंभ माने जाते हैं, 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस, इनको कंसिडर कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि भाई ई गवर्नेंस में जो उद्देश्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं ई गवर्नेंस के, उनकी हम बात करेंगे। तो उद्देश्यों की बात कर लेते हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। एक तो ये उद्देश्य है कि भाई लोगों तक सही सेवा पहुंच सके, अर्थात सुशासन को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है, तो सुशासन को बढ़ावा, ये है एक तो काम। फिर दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम ये है कि भाई जनहित में सरकार की प्रत्येक जानकारी को सभी नागरिकों तक पहुंचाना। सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, अब लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि ये पॉलिसी क्या है। जब लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, मान लीजिए सरकार ने कोई योजना चलाई है, हमारी एमपी सरकार ने एक योजना चला रखी है और लोगों को पता ही नहीं है कि योजना चल रही है, तो भाई उस योजना का कोई मतलब नहीं बनेगा ना। तो दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, लोगों तक सरकार की सभी योजनाओं एवं कदमों की जानकारी पहुंचाना। फिर क्या उद्देश्य है, तो भाई सरकार को लोगों की समस्या से अवगत कराना। अभी मान लीजिए जैसे मुझे कोई समस्या हुई, मैं गया, मान लीजिए हमें पुलिस से रिलेटेड कोई समस्या है, मुझे कोई दिक्कत हुई, तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। मैंने पुलिस वाले को कहा, फिर वो अपने ऑफिसर के पास गया, फिर वो एसपी, फिर ऐसे करके जैसे बड़ा लंबा एक चैनल हो जाएगा, सरकार को पता लगाने में बड़ा मुश्किल होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है और निचले लेवल पे सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैंने ईमेल कर दिया। अब जैसे आप ऐसे मान के चलिए, रेलवे में आप जाते हैं, प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप तुरंत क्या कर देते हैं, ट्विटर निकालते हैं और तुरंत वहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री को, रेलवे मिनिस्टर को, और जो भी रिलेटेड या करस्पॉन्डेंट वहाँ पे अधिकारी हैं या नोडल एजेंसीज़ हैं, उन सबको आप टैग करके क्या कर देते हैं, तुरंत रिपोर्ट करते हैं। और रिपोर्ट के बाद आपने देखा होगा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है ना उस चीज़ का। तो
इस टाइप की चीज़ों को हम कवर करते हैं ई गवर्नेंस में। तो सरकार को इसका एक उद्देश्य क्या है, सरकार को लोगों की समस्या से अवगत कराना, ये भी काम है ई गवर्नेंस का ही ये उद्देश्य है। अब और भी अगर हम बात करें तो उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे लोगों और व्यवसायों को क्या करना है, जो व्यवसायी होते हैं, काम कर मतलब व्यापारी लोग, उनको आधुनिक समय के अनुरूप रखकर देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है, शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, सूचना और सेवाओं पर सरकारी खर्च कम करना है और नागरिक केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करना है। तो इसमें एक और हम जोड़ेंगे, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा। एक और ऐड करना चाहें तो नागरिक केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा। ये बातें हो गई उद्देश्य के बारे में। हमने कई सारे उद्देश्य लिख लिए, अगर मान लीजिए कल को पूछता भी है, आप ये वाले जो पॉइंट हैं इनको आप डायरेक्ट मीन्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू इसमें नहीं आएगा। फिर आता है कि भाई ई गवर्नेंस के आखिर अनुप्रयोग कहाँ हैं, यूज़ क्या है इसका। तो सार्वजनिक शिकायत, बिजली, पानी, टेलीफोन, राशन, सफाई, सार्वजनिक परिवहन, पुलिस आदि ये होते हैं। फिर ग्रामीण सेवाएं हैं, भू अभिलेख है, मतलब गवर्नमेंट से जो भी सुविधाएं मिल सकती हैं, आप अगर उनको इंटरनेट की वजह से या कंप्यूटर की वजह से अगर आप उनको असेस कर पा रहे हैं तो ये सभी गवर्नेंस का पार्ट हो जाएगा। पुलिस एफआईआर पंजीकरण, आजकल ई एफआईआर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, या फिर कीमती वस्तुओं और लोगों का खोना पाना आदि की बात कर सकते हैं। जैसे सामाजिक सेवाएं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा अनुग्रह योजना है, लाइसेंस और प्रमाण पत्र का पंजीकरण है, राशन कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र या वाहन पंजीकरण इत्यादि के बारे में हम बात कर सकते हैं। सार्वजनिक सूचना रोजगार कार्यालय पंजीकरण की बात कर सकते हैं, रोजगार अवसर, परीक्षा परिणाम, अस्पताल उपलब्धियां, रेल, हवाई जहाज़ इत्यादि के बारे में भी। अब आईआरसीटीसी से आप करते हैं कि नहीं, टिकट बुक करते हैं, वो भी ई गवर्नेंस का ही पार्ट हो जाएगा। समाचार सेवाएं हैं भाई, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल पाती है। कृषि क्षेत्र में भी आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, आपकी बीमा रिलेटेड है या बाकी सारी चीज़ें वो ऑनलाइन कर सकते हैं आप। फिर जैसे बिलिंग वगैरह है, बिजली का भुगतान वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो इनसे रिलेटेड भी बात है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट है, ई शासन के लिए शिक्षा विश्वविद्यालय इत्यादि के मॉडल हैं, वो भी ई गवर्नेंस के थ्रू कर पा रहे हैं। अब ई गवर्नेंस के फ़ायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं। अनुप्रयोग तो हमने देख लिए, हर फील्ड में इसका प्रयोग हो रहा है। लाभ क्या है भाई इस चीज़ का, तो लाभ क्या है, लाभ ये है कि इससे प्रशासनिक कार्य एवं सेवाओं की डिलीवरी व गुणवत्ता में सुधार होता है। तो क्या आता है, प्रशासन में सुधार आता है इससे। अब जब वो प्रशासन के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं उसमें सुधार आ जाएगा, तो मतलब ऑल ओवर प्रशासन में सुधार आ जाएगा। फिर हम बात करें तो भ्रष्टाचार में कमी आती है, पारदर्शिता बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, भ्रष्टाचार में कमी एवं पारदर्शिता में वृद्धि हो जाती है। और क्या होता है, तो भाई ई गवर्नेंस के द्वारा क्या हो जाता है, प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया में तेजी आती है, कागजी कार्रवाई और लाल फीताशाही में कमी आती है। तो लाल फीताशाही में, लाल फीताशाही समझ रहे हैं आप, लाल फीताशाही का मतलब है कि भाई एक मेज से दूसरी मेज तक फाइल को जाने का प्रोसीजर बहुत लंबा है, अब वो धीरे धीरे जाएगी, वो अधिकारी नहीं आया तो 5 दिन उसके चक्कर में पड़ी हुई है, कुल मिलाकर के पैसे दीजिए काम होगा। तो ये लाल फीताशाही से भ्रष्टाचार बढ़ता है, लाल फीताशाही में कमी आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा कि भाई नागरिक और सरकार के बीच सीधा संवाद ये बढ़ा देता है। नागरिक सरकार के बीच सीधा संवाद इसको बढ़ाता है।
और क्या करता है, तो और ये करता है कि आंकड़ों को ये आसानी से उपलब्ध करा देता है। विकेंद्रीकृत प्रशासन की अवधारणा को ये क्या बढ़ाता है, उसको बढ़ा देता है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि नागरिक केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा, नागरिक केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देता है। ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। अब एक और लिख लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। प्रशासन को सुशासन में कन्वर्ट करने में ये हेल्पफुल है। ई शासन से व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन होता है। सूचना तक पहुंच के माध्यम से नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल जाता है। लागत में कमी और राजस्व में वृद्धि हो जाती है। नागरिकों और व्यवसायों को अधिक सुविधा प्रदान हो जाती है। सार्वजनिक प्राधिकरणों और नागरिक समाजों के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ ये समझ में आया, एक पॉइंट और अगर हम लिखना चाहें तो इससे क्या होता है, नागरिक, देखो अगर नागरिक ही सशक्त होंगे, नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा। अरे नागरिक सशक्त हो जाएंगे तो अपने आप ही भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों में अपने आप ही कमी आ जाएगी, जब वो जानकारी होगी उन्हें हर चीज़ की कि भाई गवर्नमेंट किस पैटर्न पे काम करती है, कैसे काम करती है। अभी जैसे बैंक का आप ले लीजिए, तो बैंक में आप वो याद करिए, अब से 8-10 साल पहले का सीन, जाते थे लाइन में लगे रहते थे और कोई पूछने वाला नहीं था। आज क्या है, बैंक में कर्मचारी नॉर्मली बैठे रहते हैं, खाली पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब अधिकतर काम किससे होने लगा है, फ़ोन से होने लगा। आपको अकाउंट खोलना है, उस पार्टिकुलर बैंक का आप डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन और आपका हो जाएगा काम। आपको अगर पैसे निकालने हैं, आपने डिफरेंट टाइप के यूपीआई ऐप्स चल रहे हैं, वहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, ये सारे काम होने लग गए। तो बैंक जाने की अब ज़रूरत पड़ी नहीं रही है। अच्छा, बैंक फिर लोग जाते किस लिए थे भाई, तो बैंक जाते थे पासबुक के लिए। अब पासबुक में एंट्री होनी चाहिए, तो उससे आपको ये पता लगता था भैया कितने पैसे आए कितने गए। कोई बात नहीं है, वो किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है उसका आप डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, वहाँ से आप बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए। तो एक एक चीज़ उसमें आ जाएगी, भैया इसमें क्या क्या खाते में चल रहा है, 6 महीने का करना है, 1 साल का करना है, वो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो पासबुक में एंट्री वाला भी सीन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब बैंक में आपको जाने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, आपने खाता खोला, एक बार बैंक जाने की ज़रूरत पड़ेगी। खाता भी आपने बाहर से खोल लिया, एक बार बैंक जाकर अपना शकल दिखाइए कि हाँ भैया हमने खाता खोला आपके बैंक इस ब्रांच में खाता खोले, बस हो गया काम। उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप ही ऑटोमेटिक सारा काम हो जाएगा। यही ई गवर्नेंस का पार्ट है। इससे क्या होता है, सरकार के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। अब इस टाइप के जो लोग हैं जो काम करते नहीं हैं, बस इधर से उधर करते रहते हैं, इस टाइप के लोगों की सरकार को ज़रूरत नहीं रहेगी। सरकार का खर्चा कम होगा और जो पैसे बचेंगे उनको लोगों की सुविधा के लिए सरकार खर्च कर पाएगी। तो इससे ये बेनिफिट हो जाता है। अब अगर हम बात करें ई गवर्नेंस के समक्ष आखिर समस्या क्या क्या है, चुनौतियां क्या हैं, तो भाई एक बात बताइए, चुनौतियां क्या हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ये सारा का सारा काम इंटरनेट पे है ना, तो इंटरनेट एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का अभाव। आप शहर में हैं तो आपको बाकी सारी चीज़ें लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, फ़ोन सभी ले सकते हैं, उसमें क्या बात है। लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हैं, तो उन इलाकों में कैसे सरकार अपनी पहुंच बनाएगी। सरकार शहरों तक या कुछ विकसित ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित नहीं है ना, उसको तो सबके साथ पहुंच बनानी है, संवाद कायम करना है। लेकिन इस केस में क्या है, पहुंच नहीं है, तो वैसे केस में गड़बड़ हो जाएगी। ये सरकार आखिर मिले कैसे लोगों के साथ, ये प्रॉब्लम आएगी। फिर हम बात करें कि भाई अगर हमको ये सारा का सारा बनाना है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमको भारी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इंफ्रा मतलब आधारभूत ढांचा, इंफ्रा विकास हेतु भारी निवेश अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। एक बात तो ये आती है कि भैया सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, सारा पैसा अगर सरकार इसी में फूंक डालेगी तो बाकी सुविधाओं का क्या,
अन्य मूलभूत सुविधाएं भी तो देनी है भाई। एक तो हम जैसे हम बात करें, बहुत गर्मी पड़ रही है, जैसे अभी की हम बात करें, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो हमको क्या चाहिए भाई, एसी लगवा लेते हैं, ये हमारी अभी नीड है, ठीक है। दूसरी नीड क्या है हमारी, दूसरी नीड ये है कि भाई हमको टाइम से पानी मिलता रहे, खाना मिलता रहे, उसकी तो व्यवस्था करनी है कि नहीं। अब मान लीजिए कि हमारा 2,000 रुपये का खर्चा आता है सपोज दैट खाने पे, हमने क्या कर दिया कि चलो हम किस्त पर एक एसी लगवा लेते हैं, और एसी की किस्त आ रही है मान लीजिए 1,800 रुपये, हमने क्या कर किस्त पे एसी लगवा ली। अब हमारी गर्मी की समस्या तो सॉल्व हो गई भाई, बिल बढ़ करके आएगा, उसको कैसे पे करेंगे, चलो वो 200 रुपये बचे हैं, उससे एक्स्ट्रा आपका बिल भी मान लीजिए ऐसे हो गया पे। अब खाना कैसे खाओगे, मूलभूत आवश्यकता क्या है हमारी, मूलभूत आवश्यकता खाना खाना है, कपड़े पहनना है, प्राथमिक तो ये है ना, और घर के हमारी सर के ऊपर एक छत भी रहे, मतलब घर भी रहे हमारे पास, ये हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। बाकी की आवश्यकताएं जब ये तीनों पूरी होती हैं उसके बाद स्टार्ट होती हैं। तो भैया अगर सरकार सारा इंफ्रा में ही निवेश कर देगी तो सरकार के पास वैसे निवेश की कमी है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर को अगर बोले तो प्राइवेट सेक्टर किस पे काम करता है, प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट पे, और गवर्नमेंट जो सुविधाएं प्रोवाइड करती है वो तो भैया फ्री होती हैं, तो प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। अब एक तरीका है प्राइवेट सेक्टर से काम कराने का कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या करे, प्राइवेट सेक्टर को कुछ कुछ प्रोवाइड कर दे। भाई सरकारी अगर मान लीजिए कर्मचारियों को रखेगी तो भयंकर खर्चा आएगा, तो वैसे केस में जैसे आपने CSC सेंटर देखे होंगे, जगह जगह कॉमन सर्विस सेंटर्स, जगह जगह ऑनलाइन सेंटर्स खुल गए। अब एक परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपको अगर मान लीजिए खेती बाड़ी से रिलेटेड कागज़ अगर आपको डाउनलोड करवाने हैं, ये करवाने, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आधार कार्ड में भी थोड़े मोटे जो अमेंडमेंट हैं वो हो जाएंगे। आपको अपना पैन कार्ड वगैरह बनवाना है, ये करवाना है, या आपको टिकट बुक करवानी है, या फिर आपको पैन कार्ड वगैरह डालना है, या आपको पासबुक वगैरह बनवानी है, मतलब आपको बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाना है, वो भी सारे काम हो जाएंगे। पासपोर्ट डलवाना है वो भी वहाँ से हो जाएगा। तो ये बहुत सारी सुविधाएं अब क्या हो गई हैं, इन सेंटरों को दे दी हैं। ये सारे के सारे लोग प्राइवेट हैं, और ये क्या करते हैं, ये कमीशन बेस्ड वर्क करते हैं, मतलब आप इतना काम कर दीजिए, आपका इतना कमीशन फिक्स हो जाएगा, लोगों से मिलेगा या फिर सरकार से वो कमीशन मिल जाएगा इनको। तो ये कमीशन बेस्ड वर्क करते हैं। इसके अलावा पैसों का लेन देन का जो मामला है कि भाई आप अंगूठे का प्रयोग करके आप नगद पैसे निकाल सकते हैं, आपको बैंक ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ परमिशन वो भी मिल जाती है सरकार की तरफ से। इस टाइप से आपने ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करके तमाम सारी दुकानों पे देखा होगा। तो ये सारी सुविधाएं सरकार अब दे रही है ताकि सरकार का खर्चा कम हो, और इससे क्या होगा, देखो इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार जाएगा। अब एक मान लीजिए हमने सरकारी कर्मचारी हायर किया, तो वो कहेगा क्या कि भाई हमको 50,000 रुपये दे दो, और हम काम क्या करना है कि साहब हम बस ये लोग पैसे लाएंगे, वो पैसा जमा करना है। अब हमने क्या कर दिया, उसकी जगह पे 10 लोगों को काम दे दिया। हमने क्या कर दिया, 5-5 हज़ार रुपये गवर्नमेंट की तरफ से कमीशन है, बाकी लोगों से जो मिलेगा वो कमीशन आपका रहेगा, और बाकी एक्स्ट्रा वर्क भी कर लीजिए भाई। आप अगर आपके पास वर्क है तो एक्स्ट्रा वर्क कर लीजिए। एक तो लोगों के पास सर्विस पहुंच गई। तो गवर्नमेंट का प्लान इस टाइप से है। देखो जहाँ पे सरकारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, बिना सरकारी कर्मचारी के चलेगा नहीं, PCS अधिकारी नहीं होगा तो कौन देखेगा भाई। अब प्राइवेट तो कभी भी हट जाएगा, और इतने जहाँ पे इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो वो काम करने में सबका बैंड बज जाता है, तो प्राइवेट इंसान तो हटेगा उससे, सरकारी कर्मचारी ही कर सकता है। फिर दूसरी बात, बड़ी बड़ी पोस्टों पे गोपनीयता भी रहती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो जनता को नहीं बता सकते, सरकार का एक होता है ना मॉडल, तो उस वजह से, ठीक है। दूसरी बात होगी हमारी निवेश से रिलेटेड। अब हम बात करें तो भाई तीसरी है, तो ये क्या है, भारत जैसे विकासशील देश में ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में परियोजना की लागत प्रमुख बाधाओं में से एक ही हमने ऑलरेडी बात कर ली, डेटा सुरक्षा की कमी सबसे बड़ी बात है। भाई इंटरनेट भारत में कोई सुरक्षित नहीं है, डेटा सुरक्षा की कमी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, वो इसलिए कहा जा रहा है कि भैया हमारे यहाँ पे डेटा, जैसे यूरोपियन देश क्या करते हैं, कंपनी भले अमेरिका की हैं अधिकतर जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब जैसे हम गूगल की बात करें तो अब जब आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप ने ये कह रखा है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, यूरोपियन लोगों का डाटा आपको यूरोप में ही स्टोर करना पड़ेगा, क्लाउड आपको यूरोप में बनाना पड़ेगा, आप अमेरिका नहीं लेके जा सकते इस डाटा को। अब भारत के केस में क्या है, भारतीय लोगों का डाटा है लेकिन भारत में कोई सर्वर नहीं है, भारत में वो डाटा स्टोर नहीं करता गूगल। गूगल डाटा स्टोर कहाँ करता है भारतीय लोगों का, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। कल को इस डाटा के द्वारा मैनिपुलेशन किया जा सकता है। अगर डाटा वार हुआ, अमेरिका के साथ कोई पंगा हुआ, तो वहाँ की कंपनी तो हो सकता है अमेरिका के साथ ही खड़ी हो, और होती भी है ऐसा, अब वहाँ के साथ खड़ी हो जाएगी। भारतीय लोगों के डाटा के द्वारा पूरी की पूरी इकोनॉमी को बर्बाद किया जा सकता है ना।
बाकी और भी बहुत सारी हानि पहुंचाई जा सकती है, चुनावों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो भारत में ये भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, पासवर्ड वगैरह हैं जो हमारे बैंक पासवर्ड वगैरह, ये सारी ये लीक हो सकते हैं, क्योंकि गूगल के पास तो आप जब मान लीजिए ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं तो वो डाटा तो गूगल के पास जाता है ना, स्टोर रहता है ना। ठीक है, फिर इसके अलावा व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग, ये भी एक समस्या है। व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग, इस टाइप से कई सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। ठीक है, एम गवर्नेंस वाले केस में जैसे ई गवर्नेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं आपके फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और बाकी और भी जो भी मेथोडोलॉजी हो सकती हैं इंटरनेट का यूज़ करके, वो सब आ जाती हैं। एम गवर्नेंस में क्या आता है, एम का मतलब मोबाइल गवर्नेंस हो जाएगा, तो बाकी सभी ऐसा ही है, बस उसमें मोबाइल वर्ड आ जाएगा, उतना और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकारों की बात करेंगे। सहभागिता के प्रकार, एक होती है सहभागिता, इसमें कहते हैं सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू G2C। मतलब इसमें क्या होगा, नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की एक बड़ी श्रृंखला के कुशल वितरण से लाभान्वित करने की क्षमता है। उद्देश्य क्या होता है, तो नागरिक हितैषी बनना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, ई वीज़ा हो गया, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल हो गया, ये सब क्या है, सरकार से नागरिक, मतलब सेवा पहुंच रही है सरकार की तरफ से किसकी तरफ, नागरिक की तरफ। दूसरा तरीका है गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब सरकार पहुंच बना रही है किस तक, बिजनेसमैन तक, बिजनेस तक पहुंच बना रही है। भाई बिजनेस फलेगा फूलेगा, उसी से तो फिर टैक्स लगेगा, पैसा आएगा, और उस पैसे का ही तो प्रयोग फिर लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ये कर रही है। तो व्यापार समुदाय को ई गवर्नेंस टूल उपयोग करके सरकार के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाना है। उद्देश्य क्या है, तो लाल फीताशाही में कटौती करना है, जिससे समय की बचत हो और परिचालन लागत क्या हो जाए, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाए। ये सब कम होगा तो फाइनली जब ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी तो पैसा बचेगा, वो किस में ऐड होगा, तो वो ऐड हो जाएगा प्रॉफिट में। ये बात हुई क्लियर। अब फिर आगे देखते हैं, जैसे जीएसटी पोर्टल की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आधार, यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जीएसटी पोर्टल। अरे भाई आप अधिकारियों के आगे पीछे नहीं जोड़ना है ना, आप ऑनलाइन भर दीजिए अपना जीएसटी, बात खत्म हो गई। अब ऐसे ही एक तीसरा प्रकार है जिसका नाम है भाई G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब मान लीजिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार या राज्य सरकार से केंद्र सरकार, अगर इस तरीके की बहुत सारे काम होते हैं, इन कामों को अगर ऑनलाइन हैंडल किया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, G2G कहेंगे, इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहेंगे। जैसे स्मार्ट आंध्र प्रदेश या सीएम डैशबोर्ड उत्तराखंड की हम बात करें, सब ई समीक्षा की बात करें, ये क्या है, G2G है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे ई समीक्षा, ये किसका है, तो ये है भैया उत्तराखंड सरकार का। सरकार के आपस के जो काम होते हैं, अलग अलग विभागों के काम होते हैं, उनके लिए एक चैनलाइज करके बना दिया हमने। और जो इसका फोर्थ टाइप है वो है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार के जो कर्मचारी हैं अगर उनसे कुछ करना है तो इसके लिए एक क्या है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि इसी में आ जाए, ज़्यादा इधर उधर ना करना पड़े। ठीक है, G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय या सरकार से कर्मचारी। जब सरकार अपने कर्मचारियों से कोई कांटेक्ट करती है या तो वो आदेश आते हैं। अब पहले क्या होता था, आदेश आएगा चिट्ठी के थ्रू, फिर वो एक ऑफिसर से दूसरा, फिर वो रिसीव करेगा, फिर ये एक यहाँ से इधर से भेजा जाता था कि हाँ ये मैंने रिसीव कर लिया। अब क्या हो गया भैया, अब मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय से भेजना है किसी अधिकारी को, तो तुरंत एक ईमेल आएगा और बस हो गया काम। अब वो ये नहीं कह सकता मैंने रिसीव नहीं किया, मुझे तो सब रिसीव ही नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ, वो रिसीव हो गया। अब तो और भी बेटर हो गया, ईमेल फिर भी थोड़ा सा टफ है, व्हाट्सएप के थ्रू भी अब तो गवर्नेंस हो रही है। इसमें क्या हो गया, और भी सिंपलाइज हो गया कि व्हाट्सएप सब यूज़ कर रहे हैं, अधिकारी को तुरंत आया और मामला हो गया तुरंत। ये काम इससे क्या हो रहा है, फटाफट यहाँ से कोई रिपोर्ट भेजनी है, तुरंत यहाँ से फोटो खींच करके या जो भी डाटा है वो तुरंत कलेक्ट करके हमने व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भेज दिया, हो गया उधर रिसीव, बात खत्म। अब ये नहीं इंतजार नहीं करना है। जैसे आप में से शायद किसी को याद आ रहा हो,
पावती पत्र करके होता था। जैसे आप कोई फॉर्म भरते थे तो उसमें एक पावती पत्र आता था, उधर से ये भर के भेजना पड़ता था, उधर से एक मोहर लग के आता था। पावती का मतलब होता था भैया आपका ये जो फॉर्म है हमने एक्सेप्ट कर लिया, तैयारी कर दीजिए, अब अपना जो भी पीटी मेंस वगैरह उसकी तैयारी कर दीजिए। वो पावती आता था। पावती की कहाँ ज़रूरत है? आपने जब एमपीपीएससी का फॉर्म भरा क्या किया था उसमें? बस आपने नाम डाला, ये सारी चीज़ें डाली, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाली और उसके बाद फीस भरी, हो गया काम खत्म। और फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको जब ये आएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद एक मैसेज आ जाएगा कि हाँ भैया पहले से ही डेट बता दी ऑनलाइन, इस डेट में एग्जाम होना है, बात खत्म। आप जाइए 5 दिन पहले 6 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, हो गया काम खत्म। इससे ज़्यादा और सुविधा क्या चाहिए? यही ई गवर्नेंस है। ठीक है, जैसे ई मित्र है, ई सेवा है, ठीक है, ईपीएफ पोर्टल है, एग्जाम्पल ईपीएफ पोर्टल, ये इसके पार्ट हैं। यहाँ तक आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब ई गवर्नेंस क्या क्या सेवाएं देता है ऑलरेडी वैसे तो हमने बात कर ली है, जैसे नेट बैंकिंग की कैशलेस सेवाएं देता है ई गवर्नेंस, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट गेटवे, यूनिफाइड पेमेंट या यूपीआई जिसको हम कहते हैं, यूनिफाइड पेमेंट गेटवे, पेपरलेस हो जाती हैं इससे सर्विसेज। जैसे ईमेल का काम है तो उसमें पेपर लेके जाने की जरूरत नहीं, व्हाट्सअप से भी बहुत सारी आप पीडीएफ वगैरह आप भेज सकते हैं। इसके अलावा ई कोड का हो गया है, ई फाइलिंग हो गया है, डिजी लॉकर हो गया। अब आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, अब मान लीजिए बाइक से जा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन में ही क्या है डाटा हो जाएगा, उसको दिखा दीजिए, बात खत्म हो गई वहीं की वहीं। इसके अलावा डिजिटल हस्ताक्षर का हो गया है। अब ये नहीं कि पहले पेपर को डाउनलोड करो, फिर उस पर हस्ताक्षर करो, फिर उसको भेजो, वो सिस्टम खत्म हो गया है। डिजिटल हस्ताक्षर का किस चल जाता है? अब आपने अगर बनवाया होगा अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा तो आपने वहाँ पे डिजिटल हस्ताक्षर किए होंगे, देखा था एक डैशबोर्ड टाइप का रहता है और उसी पे आपने वो सिग्नेचर किए होंगे, वो डिजिटल हस्ताक्षर हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये फेसलेस भी है। अब अधिकारी के पास जाएंगे तो वो आपसे रिश्वत मांगेगा। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ना। अभी जैसे आप पहले का याद करिए, अब जैसे 5-6 साल पहले का सिस्टम क्या था भाई, आपको ऑफलाइन जाना पड़ता था आरटीओ के यहाँ पे और अप्लाई करना पड़ता था, तो वहाँ पे बहुत सारे कमीशन एजेंट बैठे रहते थे और वो पैसे लेते थे, अधिकारी भी उसमें से खाते थे, सबका कमीशन फिक्स होता था। अभी क्या हो गया, लर्निंग तो आप अपना घर से ही बना सकते हैं ना। आपने अप्लाई कर दिया, आपको लर्निंग मिल गया, बात खत्म, 6 महीने बाद जाएंगे तब का तब देखा जाएगा। तो प्रोसेस क्या हुई है, आसान हुई है इससे। तो जैसे ई केवाईसी है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ऑनलाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपका एफआईआर हो गया है ऑनलाइन, ई हस्ताक्षर वाला केस अभी हमने बात करी थी, या डिजिटल हस्ताक्षर उसकी हमने बात करी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। अब बात करें कि भाई भारत में ई गवर्नेंस का विकास कैसे हुआ है, तो देखो 1970 में भारत सरकार के अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का गठन हुआ, यहीं से ई गवर्नेंस की एक छोटी स्टार्टिंग हो जाती है। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग बना सकते हैं, भारत में ई गवर्नेंस कब? तो पहला पॉइंट 1970 क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का गठन। इलेक्ट्रॉनिक्स ये पहला माइलस्टोन था इस केस में। फिर 1976 का समय आया, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में क्या हुआ, प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना करी गई। तो 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना हो गई। फिर इसके अलावा क्या हुआ, फिर 77 का टाइम आया, फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम स्टार्ट हुआ 87 के टाइम पे, और निक्स नेट की स्थापना हुई जो ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया, जिसने 1990 के टाइम पे हरियाणा ने भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की स्टार्टिंग कर दी। 98 के टाइम पे फिर क्या हुआ, नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया, राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया गया। 1998 सॉफ्टवेयर विकास हेतु नेशनल टास्क फोर्स का
गठन, तो नेशनल टास्क फोर्स का गठन हो गया। फिर इसके बाद अगर हम देखें, फिर टाइम आता है सन 2000 का, सर 1999 का। तो क्या हुआ, भारत सरकार के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन हो गया। कब? सन 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन हो गया। अब इसने क्या कर दिया, और बूस्ट कर दिया। फिर 1999 सॉरी, सन 2000 की बात करें तो मध्य प्रदेश के धार जिले में जिला प्रशासन ने इंटरनेट आधारित ज्ञानदूत प्रणाली की शुरुआत करी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो धार जिले में ज्ञानदूत प्रणाली की शुरुआत, ये भी एक बड़ा सही पॉइंट रहा। तो एमपी में यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर केरल में उसी टाइम पे फ्रेंड्स की स्थापना हुई थी। तो हमें अपने ज्ञानदूत पे ज़्यादा फोकस करना है, एमपी पीएससी में पूछा भी जा सकता है। 2002 में हैदराबाद ने क्या कर दिया, फिर वहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस या अक्षय परियोजना को स्टार्ट किया। 2004 में उत्तर प्रदेश ने लोकवाणी परियोजना को स्टार्ट किया। 2005 में india.gov.in की स्थापना हुई। 2005 में क्या हुआ, india.gov.in का प्रारंभ। सरकार की जितनी भी चीज़ें आपको यहीं गवर्नमेंट के पोर्टल से ही देखने को मिल जाएंगी। 6 पर, फिर 5 में ही क्या हुआ, द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन हो गया। उसने ई गवर्नेंस के लिए तमाम सारी रिकमेंडेशन दी। फिर क्या हुआ, 2006 में फिर उसी आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार लोक वित्त भारत सेवा आयोग ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत कर दी। क्या हुआ फिर 2006 में, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना प्रारंभ। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। फिर जो माइलस्टोन है, हम केवल उनकी बात कर रहे हैं। फिर 2010 का टाइम आया। अब इस टाइम पे एक नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन ओपन स्टैंडर्ड फॉर ई गवर्नेंस को अधिसूचित कर दिया गया। 2012 में सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति आई, या जिसको NIPT के नाम से जाना जाता है। 2014 में राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता की शुरुआत हुई। तो 2014 में क्या हुआ, 14 राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान आया। फिर 2015 में हम बात करें तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई। 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन प्रारंभ हो गया। फिर हम बात करें 2016 में तो आईटी मंत्रालय को विभाजित कर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन कर दिया गया। तो पहले आईटी मिनिस्ट्री थी, अब इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर दिया, MIT कर दिया इसको। 2017 में फिर PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन की स्टार्टिंग हुई। 2021 में गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई। फिर 2023 में अमेरिका और भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और आपसी साझेदारी का समझौता कर लिया। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए जो लेटेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा, USA इंडिया के बीच सेमीकंडक्टर समझौता, ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि भाई केंद्र सरकार की ई गवर्नेंस योजनाएं क्या क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो देश में ई गवर्नेंस के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा तमाम सारी योजनाएं स्टार्ट करी गई हैं, उनके कुछ के हम नाम देखेंगे। ठीक है, ओके।
तो एक यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, केंद्र सरकार की ई गवर्नेंस योजनाएं क्या क्या है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहली है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। क्या है नाम? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। अब राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की बात करें तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2006 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई थी। कब? 2006। तो आपको स्पेशली इसमें डेट थोड़ा सा अगर याद रख सकें, कभी ऐसा हो सकता है योजनाओं को अरेंज करने के लिए, टाइम वाइज अरेंज करने के लिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे सकता है कि इनको घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या पहले कौन सी योजना लागू हुई उस क्रम में अरेंज करिए, ऐसे करके पूछ सकता है। तो आपको ठीक है। अब इसमें है क्या? तो इसमें राज्य, केंद्र और एकीकृत परियोजनाओं के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। और लक्ष्य क्या है? तो कॉमन सर्विस सेंटर, जो आप जगह जगह दुकान देखते होंगे, सीएससी दुकानें, उनको खोलने का इसमें प्रस्ताव लाया गया है। उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों हेतु सेवा वितरण करना इसका उद्देश्य रहा। ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट योजना की बात कर सकते हैं। तो ये क्या है? 31 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है जो इसी के अंतर्गत है, इसी योजना के अंतर्गत है। ई जिला परियोजना। और गवर्नेंस को प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए, सर्विसेज को प्रॉपर सिटीजन्स तक पहुंचाने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट का प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? तो नागरिक केंद्रित सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को सक्षम बनाने के लिए जिला प्रशासन को सहायता देने के लिए किया गया। अब नाम से ऐसा पता चल रहा है तो हर चीज़ को देखो लिख करके रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर आया डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन आया तो भाई इसका प्रारंभ किया गया था सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। क्यों किया था और कब किया था? तो 2015 में स्टार्ट किया था। क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन कब आया? तो 2015 में आया। उद्देश्य क्या था? भारत में जो डिजिटल आधारभूत संरचना है, इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे पास सिस्टम है, उसको और बेटर बनाना या उसको स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य था। तो जैसे भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि के लिए सक्षम बनाया गया। तो अब ये सारा सिस्टम अगर डेवलप हो जाएगा इंटरनेट बेस्ड, तो सारी जो भी बाकी अन्य परियोजनाएं हैं उनको बूस्ट मिलेगा। उद्देश्य क्या रहा? तो भारत को एक ज्ञान आधारित भविष्य के लिए तैयार करना है, जिसमें टेक्नोलॉजी को वास्तविक रूप देना है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडिया टुमारो को वास्तविक रूप यहाँ पे देना है। अब केरल भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 25 मई 2023 को राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया है। डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ हैं, जैसे ब्रॉडबैंड हाईवे। ब्रॉडबैंड का मतलब होता है जो इंटरनेट की स्पीड क्या मिलेगी आपको, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना। मतलब मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच मतलब ऐसा नहीं कि किसी इलाके में टावर ही नहीं है, टावर आ ही नहीं रहे, तो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन रहे, इसका ध्यान सरकार रख रही है। पब्लिक इंटरनेट असेस कार्यक्रम है, भाई सभी लोगों तक इंटरनेट की पहुंच हो पाए। ई गवर्नेंस है, ई क्रांति है, सभी के लिए सूचना है, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण है, नौकरियों के लिए आईटी प्रशिक्षण है, या अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम है। अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम का मतलब है केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अब इससे क्या हो जाएगा? ये जो घपला चलता रहता था कि टाइम से नहीं जा रहे हैं, टाइम से पहले भाग के आ रहे हैं, वो सब बंद हो गया इसकी वजह से। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया 1988 में। राष्ट्रीय भूमि कार्यक्रम कब बनाया? तो 1988 और ये 89 में आया ये कार्यक्रम। ठीक है। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें, फिर
स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्टार्ट किया गया केंद्र सरकार ने, और ये किसके लिए किया गया? स्वान स्थापित किया गया, और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों को जिला या उप मुख्यालयों के माध्यम से ब्लॉक स्तर तक वर्टिकल जोड़ने के लिए। आगे चलें, नंबर 4, स्वान कार्यक्रम कब आया? तो स्वान कार्यक्रम आया हमारा 2005 में। मुख्यालयों, चाहे वो कहाँ तक, ब्लॉक तक, आपस में जोड़ने के लिए स्वान कार्यक्रम लाया गया सरकार की तरफ से। इस तरीके से सरकार की तमाम सारी पॉलिसीज़ आती रहीं और उन्होंने अपना अपना जैसे जैसे ज़रूरत थी उन्होंने अपने काम किए। फिर भारत नेट परियोजना आई। अब भारत नेट परियोजना 2015 में आई, और वैसे तो 2011 में ये स्टार्ट हुआ था कि ग्राम पंचायत